हेलो एंड वेलकम टू विमोचना एडू। दिस इज द सीरीज ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। और आज से हम लोग एक ऐसा मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं जिसके लिए काफ़ी मिसकंसेप्शन बने हुए स्टूडेंट्स में। उन लोगों को लगता है कि अरे ये वाला जो है टॉपिक वो बहुत ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट है, मतलब इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा रटने वाला टॉपिक है तो भाई बहुत ज़्यादा टफ हो गया। बट आई वुड से दैट कि यही जो मॉड्यूल है वो आप लोगों का ये डिसाइड करेगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर ज्योग्राफी ऑप्शनल में 200 मार्क्स आते हैं या फिर 300 प्लस। याद रखना, ये इतना डिसाइसिव मॉड्यूल है जो आप लोगों को थिंकिंग डेवलप करेगा कि भाई किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं, चाहे वो पेपर नंबर 1 हो चाहे वो पेपर नंबर 2 हो। अब अगर मैं बोलूँ, ओवरऑल बोलूँ कि भाई वैसे तो ये वाला जो मॉड्यूल है बहुत छोटा मॉड्यूल है, इसमें काफ़ी कम टॉपिक्स दिए हुए हैं, बट जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था कि आप लोगों को मैं 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी करवाऊंगा और आप लोगों के नोट्स भी उसी तरीके से तैयार करवाऊंगा। और मैंने बोला था कि आप लोगों के 300 प्लस मार्क्स जो है इसके अंदर आएंगे। और याद रखना, जब आप लोग PYQ देखोगे, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा इस चीज़ को, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि सिर्फ पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी से ही आप लोगों के 30 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट मीन्स 10% तो इसी से कवर हो गया और ऊपर से आप लोगों की थिंकिंग भी इसी से कवर हो गई। समझ में आई नहीं वाली बात। अब ये वाला जो मॉड्यूल है इसका मैंने नाम रखा है मॉड्यूल नंबर 6। अब आप लोग, कई लोग बोलेंगे कि अरे सर, जो लोग मेरे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने सबसे पहले एक मॉड्यूल बनाया जो था मेरा जियोमॉर्फोलॉजी, वो था मॉड्यूल नंबर 1, फिर था क्लाइमेटोलॉजी, वो था मॉड्यूल नंबर 2। ठीक है, तो अब मैंने मॉड्यूल नंबर 3 क्यों नहीं किया? भाई देखो, मॉड्यूल नंबर 3 जो है वो अपन लोगों का क्या था, ओशनोग्राफी हो रहा था, और वो उसके किसके अंदर का पार्ट था, वो था फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, लेकिन जिस जिस तरीके से मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मोर देन 90 वीडियोस बना चुका हूं अभी तक फिजिकल ज्योग्राफी। भाई ओवरवेल्म हो जाता है इंसान, की थक जाता है कि अरे नहीं सर, कुछ तो डिफरेंट हो जाए। एक तो वो, ऊपर से अब आप देख रहे हो मैंने कम से कम 90 डे आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी का कितना आया है आप लोगों का? और केवल अभी 2 चैप्टर ही हुए हैं, जिसमें से मैंने जियोमॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट नहीं करवाया क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से अभी भी बचा हुआ है। क्लाइमेटोलॉजी में पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आप समझ पा रहे हो कि कम से कम 120 से लेके 130 आप लोगों के लेक्चर्स हो रहे हैं। अगर मैं 2.5 घंटे का भी बनाता तो आप लोगों को कम से कम 2 महीने में वो कंप्लीट करवा पाता। लेकिन जो आपका जो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाला चैप्टर है, वो इतना छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें आप लोगों के मार्क्स अच्छे खासे आ सकते हैं। समझ में आने वाली बात। तो जो लोग ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं उन लोगों को तो बहुत मजा आने वाला है इस चीज में, और जो लोग अपने टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो आई वुड से दैट कि भाई आप लोगों को भी ये करना पड़ेगा। इससे आप लोगों की थिंकिंग डेवलप हो जाएगी और साथ में आप लोगों का होता चला जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस चीज में। आप लोगों को साथ आज का क्या है ना, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को इससे डरना नहीं है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। भाई कई लोग सिर्फ, मैंने अभी ना क्लिक कर दिया, वो बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो पर लोग क्लिक भी नहीं करेंगे क्योंकि पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी लोगों को डराता है। बट वही वाली बात है कि जो चीज़ ज़्यादा डराती है वही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ कि नॉर्मली स्टार्टिंग पर मैंने भी पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी काफ़ी टाइम तक इग्नोर किया था, लेकिन जैसे ही मैंने अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि अरे नहीं, यही तो मेन बेस है। अगर आप लोगों को ABCD नहीं आएगी तो आप लोगों को ऑब्वियस ही बात है इंग्लिश तो समझ में ही नहीं आएगी। तो बस वही चीज़ है कि आप लोगों को ह्यूमन ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू आप लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी। मैं ये नहीं बोल रहा कि उतना ज़्यादा, लेकिन ये क्या है, इस आप लोगों के थॉट प्रोसेस डेवलप करेगी, आंसर राइटिंग डेवलप करेगी। समझ में आने वाली बात। ठीक है, आज अपना इंट्रोडक्शन चल रहा है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं नॉर्मली कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई अपन लोग का ये क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। याद रखना, पहली बात तो देखो, हम लोगों के पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट होते हैं। आप लोगों का एक पार्ट ए हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी पेपर नंबर 1 में, और पार्ट बी हो जाएगा आप लोगों का ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अब पार्ट ए के अंदर आप लोगों ने देखा कि तीनों के तीनों फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर मेरा क्या क्या आता था, जियोमॉर्फोलॉजी आता था, क्लाइमेटोलॉजी आता था, ओशनोग्राफी आता, एनवायरमेंट आता था और बायोज्योग्राफी आता था। ये 5 चीजें हैं। ठीक है, इसको करने में आप लोगों को कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपना ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आऊंगा तो इसके अंदर मेरा सबसे पहला तो मेरा पर्सपेक्टिव ही बताने वाला हूं, और पर्सपेक्टिव के बाद सीधा अपना पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और अपना इस तरीके से चल जाएगा। दैट मीन्स जितना टाइम मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा उससे सिर्फ 50% टाइम अगर मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी में इन्वेस्ट कर दिया
तो मेरा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। हाँ, स्टार्टिंग पे आप लोगों को लगेगा कि अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है। भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक स्टोरी की तरह चलती जाती है चीज़। लेकिन हाँ, कई लोग इसको मिसकंसेप्शन ये भी कर लेते हैं कि भाई स्टोरी की तरह पढ़ना चालू करते तो नहीं, ये भी नहीं है इस चीज़ का। समझ में आने वाली बात। तो आप लोगों को ह्यूमन ज्योग्राफी पे भी फोकस करना पड़ेगा। और जो वाला जो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पर्सपेक्टिव मतलब किस तरीके से आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका चेंज हुआ, उसको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, वो अपन लोग देखने वाले हैं। समझ में आने वाली बात, अलग अलग अप्रोचेस वाली बात। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना। और अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में टाइमलाइन के साथ बताना कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों में बता दो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। नाउ क्या है भाई, देखो सबसे पहली बात, ज्योग्राफी केवल लैंडफॉर्म या क्लाइमेट के बारे में नहीं होता। मैंने आप लोगों को जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया कि ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ लैंडफॉर्म और क्लाइमेट नहीं है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन ह्यूमन का और इन्वायरमेंट का रिलेशन जो है उसको बता रहा है कि किस तरीके से ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। अपन लोग ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के लिए। तो इट इज अबाउट हाउ ह्यूमन अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, है ना। तो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है भाई, ये बताता है कि ज्योग्राफर्स के सोचते कैसे थे, मतलब उन्हें सोचना कैसे स्टार्ट किया, थिंकिंग कैसे डेवलप की, ठीक है। हर किसी का एक पर्सपेक्टिव होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोचो कि आज के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि एआई पूरी की पूरी एक जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के वो समझ पा रहे होंगे कि आज के टाइम पे एआई जो है पूरा का पूरा एक क्या हो गया आप लोगों का, इंजीनियरिंग का क्या हो गया, ब्रांच हो गया है, ठीक है। अब आज से 10 साल पहले अगर कोई बोलता कि भाई क्या एआई एक ब्रांच होगी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, तो इंसान हंसता। क्या था उस टाइम पे, एक कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच हुआ करती थी, उसके अंदर ही काफी हद तक सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते थे। उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक हो जाता था एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट आज के टाइम पर डेवलप होते होते ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी भी एक सिंपल सा एक चैप्टर से स्टार्ट होते हुए एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और साथ में उसको देखने का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया। पहले लोग बोलते थे कि अरे नहीं, नदियां पहाड़ वगैरह वगैरह ये आपकी ज्योग्राफी है। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग कैलकुलेटिव हो गए हैं, हम लोग जो मॉडर्न तरीका है जितने भी हम यूज कर पा रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम से अपन ने यूज कर लिया है, और अपन लोगों का ह्यूमन और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन देख पा रहे हैं। जो हिस्ट्री है उसको भी अपन ज्योग्राफी से लिंक कर रहे हैं, इकोनॉमी को भी ज्योग्राफी से लिंक कर रहे हैं। दैट मीन्स अप्रोचेस चेंज होते जा रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो पर्सपेक्टिव है वो अपने उसमें अपने लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसीलिए पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ना, वो एक्सप्लेन करता है कि ज्योग्राफर सोचते कैसे हैं। समझ में आई ना ये वाली बात, नॉर्मली आ गई ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पूरा का पूरा एक मॉड्यूल बना दिया। क्योंकि ज्योग्राफी मैं अगर ह्यूमन ज्योग्राफी का एक मॉड्यूल बनाता तो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इस तरीके से मॉड्यूल एक ना बनाते हुए मैंने क्या किया, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ही मॉड्यूल्स को तोड़ दिया है। क्योंकि हम लोगों के सिलेबस के अंदर भी, मैं अभी आप लोगों को आगे सिलेबस भी दिखाऊंगा और इंपोर्टेंस भी दिखाऊंगा कि क्यों अपन लोग कर रहे हैं। तो ये मॉड्यूल जो है पूरा का पूरा आप लोगों को कन्वर्ट करेगा। जो अभी तक मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जितना भी मैं बता रहा था डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग करवा रहा था। अभी तक मैं क्या करवाई थी, डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग करवाई थी लैंडफॉर्म और क्लाइमेट की। मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो भाई इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसके अंदर पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, तो आप लोगों को अपना पर्सपेक्टिव भी उसके ऊपर क्या करना है, डेवलप करना है। क्या करना है, अपना पर्सपेक्टिव भी अपने ऊपर डेवलप करना है। लेकिन अपना पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप कर पाओगे, जब तक आप लोग को अगर समझ में नहीं आएगा कि पुराने टाइम से किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब सोचने की पावर बढ़ानी है। आपको सीधा सीधा थ्योरी से कन्वर्ट होके आप लोगों को सीधा जाना है, एक ज्योग्राफर की तरह सोचना पड़ना है। इसका मतलब आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग से चेंज होके धीरे धीरे एनालिटिकल इंसाइट अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, और यही एग्जामिनर की डिमांड होती है। समझ में आना ये वाली बात नॉर्मली। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ केवल थ्योरी बेस पे बात नहीं करेंगे। हाँ, इसमें हमारे डायग्राम्स थोड़े से कम हो सकते हैं,
हम लोगों के फ्लो चार्ट्स थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशन और सोचने का तरीका और पढ़ने का तरीका पूरी की पूरी तरीके से बदल जाएगा। जैसे अपन लोगों ने लैंडफॉर्म और क्लाइमेट में पढ़ा ना, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें अपन लोगों को डेवलप करना है। अगर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने लिखवा दिया वही पूरा कंप्लीट है। हाँ, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आप लोगों के एग्जाम के अंदर आप लोग वो लिख के आ पाओ, लेकिन आप लोगों को अपनी थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगी। क्यों? मैं अभी आपको बताता हूं क्यों। देखो, पहली बात, अपना ये मॉड्यूल है इतना ज्यादा मैटर क्यों कर रहा है, अपन लोग इतना ज्यादा इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट मैंने यही क्यों किया, मैं चाहता तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी करवा सकता था भाई, वो भी तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। ऐसा तो है नहीं है भाई, अगर ये 30 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो वो कम से कम नहीं तो 45 से लेके 60 मार्क्स का कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है तो बहुत जाना है। तो इसको लेकिन क्या करना है, ये आप लोगों का एक बेस क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, जरूरी भी है। साथ में अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पहली बात तो पेपर नंबर 1 के अंदर जो थ्योरी के जो क्वेश्चंस है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा रिपीटेशन देखने को मिलता है, खास करके क्यूआर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के हर साल लगभग 1-2 साल में छोड़ के क्वेश्चन आते ही आते हैं। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। इसका मतलब जो प्रिडिक्टेबिलिटी है इसमें अपन लोगों की इंक्रीज हो जाती है। देखो, आप लोगों ने जितना ही मैंने जो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया, मैंने पढ़ाया सब कुछ है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि कितने सारे मुझे वीडियोस बनाने पड़े। ठीक है, मेरा ऑलमोस्ट जो क्लाइमेटोलॉजी है ऑलमोस्ट 50 वीडियो का हो गया है। ठीक है, ऐसे ही मेरा जियोमॉर्फोलॉजी भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी मैंने इंडियन वाला नहीं बताया, इंडियन का कुछ भी फिजिकल ज्योग्राफी नहीं बताई इंडिया की, तो उसमें भी मेरा 50 लेक्चर्स हो जाएंगे। तो उसके अंदर मतलब 50 लेक्चर, मतलब अगर देखा जाए एक दिन में अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे का भी वीडियो पूरा देखते हो तो आप लोगों को लगभग 25 दिन, ठीक है, तो मतलब 2 महीने लगातार पढ़ना पड़ेगा। तब आप लोगों को ये तब भी ये कंफर्म नहीं होगा कि इन 50 लेक्चर्स में से कौन सी चीज 100% पूछी जा सकती है। हाँ, जो मैंने पढ़ाया है वही आएगा, लेकिन इतना सारा पढ़ने के बाद आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज आएगी। लेकिन इन पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत कम अपना सब्जेक्ट में दिया हुआ है, और आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार फ्रिक्वेंटली ये रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा रिपीटेबिलिटी देखने को मिलती है। दूसरा है, ये कंसेप्चुअल डेप्थ बनाता है आप लोगों के, चाहे पेपर नंबर 1 हो चाहे पेपर नंबर 2 हो। देखो, मैंने अगर आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा दिया या क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा दिया तो क्या क्या होगा, जितना हम लोगों का सिलेबस में दिया है बस आप उतना ही करोगे, उतना ही लिख के आओगे। लेकिन ये वाला अगर आपने मॉड्यूल पढ़ लिया तो आप लोगों को बिल्कुल कंसेप्चुअल डेप्थ बन जाएगी पेपर नंबर 1 के अंदर, चाहे वो आप लोगों का ह्यूमन ज्योग्राफी में कोई भी पोर्शन हो, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कोई भी चैप्टर हो, चाहे अपना इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, चाहे अपना पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो, चाहे अपना पर्सपेक्टिव ही क्यों ना हो, ये सेम के सेम, तो आप पूरा का पूरा इसको यूज करके आ सकते हैं कहीं भी। साथ में दूसरी चीज है, आप लोगों को पता है कि हम लोगों का एग्जाम के अंदर जनरल स्टडीज में एथिक्स का पेपर होता है, ऐसे का पेपर होता है और एथिक्स का पेपर होता है। किसका? ऐसे का पेपर होता है और एथिक्स का पेपर होता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या होगा, स्ट्रेंथ मिल जाएगी भाई, ऐसे में लिखना है कि आप लोगों को स्टाइल किस तरीके से करना है, एनालिटिकल आंसर्स कैसे लिखना है, वो भी आप लोगों को समझ में आने लगेगा इस चीज से। तो समझ में आई ना। तो ये छोटी मोटी चीज तो है नहीं है कि आप लोगों का ऑप्शनल भी तैयार हो रहा है और आप लोगों को ऐसे लिखने में भी आप लोगों को आसानी मिल रही है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। ये क्रिएट कर रहा है रियल डिफरेंसेस बिटवीन एन एवरेज एंड टॉपर्स कॉपी। याद रखना कि नॉर्मली जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लोगों को क्या होता है, हमेशा ये देखते हैं भाई फिजिकल ज्योग्राफी। जब तक आप फिजिकल ज्योग्राफी भी खत्म नहीं कर पाते तब तक आप लोगों को ये आता है। तो अगर मैंने इसीलिए तो बीच में कराया कि आप लोगों को 2 महीने करवा दिए हैं, तो कम से कम आप लोगों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तो थिंकिंग डेवलप हो जाए। तो सबसे पहली बात ये, अगर आपने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया तो आप लोगों को लिखने की स्टाइल आ जाएगी कि आप लोगों को किस तरीके से कौन सा अप्रोच वहां पर यूज करके आना है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, है ना। तो आप लोगों को डिफरेंट बना देता है एक नॉर्मल स्टूडेंट से, आप लोगों को टॉपर की कैटेगरी में खड़ा कर देता है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये डिसाइड करेगा कि आप लोगों के 220 या 200 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना। नाउ देखो, मैंने क्यों बोला, जैसे अभी रिसेंट की ही बात करूं या छोटा मोटा वैसे बात कर लूं, तो रिसेंट में भी देखो नॉर्मली इसी वाले इससे पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी से ही 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया है, एक ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया है। और अगर आप बात देखोगे तो डायटोमी एंड डुअलिज्म अफेक्ट द मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, डायटोमी का क्वेश्चन आ गया, डुअलिज्म का क्वेश्चन आ गया। अब आप ये बोलोगे क्या है,
भाई आप तो बस मोटा मोटा समझ लो कि ये पूरा पूरा पर्सपेक्टिव से ही आ रहा है। और ऐसे ही ये वेलफेयर अप्रोचेस के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो अप्रोच अलग अलग टाइप के हैं तो वो भी देख लेंगे, है कि नहीं नॉर्मली। तो इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो इन्वायरमेंटल आ गया, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ये तो लगभग हर 1-2 साल में रिपीट होना ही होना है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका मतलब क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं। ये तो मैंने मोटा मोटा लिख लिया, जब मैं टॉपिक्स पढ़ाते हूँ आप लोगों को पता है मैं सिलेबस और पीवाईक्यू कराता जाता हूँ, तो ये देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली। नाउ अब मोटा मोटा अपन ने अगर इंट्रोडक्शन देख लिया, क्यों कर रहे हैं, सीधी बात है, क्यों कर रहे हैं अपन लोग ये चीज, पर्सपेक्टिव क्यों करना है अपन लोगों को। पहली बात, पर्सपेक्टिव का मतलब तो समझो होता क्या है भाई। पहली बात, पर्सपेक्टिव होता क्या है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि आप किस तरीके से उस चीज को देख रहे हो, आप किस तरीके से उस चीज को देख रहे हो। तो अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के अंदर पर्सपेक्टिव की, तो जैसे ज्योग्राफर्स जो हैं इंटरप्रेट कर रहे हैं रियलिटी को, उसको बोलते हैं अपन लोग क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव बोलते हैं। कि सबसे पहले उन्हें किस तरीके से देखा, आपने हिस्ट्री से किस तरीके से देखना स्टार्ट किया, किस तरीके से उस चीज को अपने इंटरप्रेट किया। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पे क्या देखा उन लोगों ने कि भाई यहाँ पे तो नदियां हैं, यहाँ तालाब है, इसको बस मैप कर दो कि ये जगह यहाँ पर है, ये जगह यहाँ पर है। कभी सोचा ही नहीं कि ये क्यों बना क्यों नहीं बना। फिर पहले पहले आया कि ये है, फिर आया कि ये क्यों है कि नहीं है, फिर ये आया कि ये कब है, कब से है कि नहीं है। फिर क्या आया, धीरे धीरे और डेवलप होने लगा कि भाई ये कब तक रहेगा, है कि नहीं है। फिर ये आया कि भाई ये चेंज क्यों हो रहा है ना। और फिर आया कि भाई ये चेंज तो हो रहा है, हम लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। अगर हम लोगों पर इफेक्ट नहीं पड़ा तो भाई आपस में क्या इफेक्ट पड़ा, ये कब तक रहने वाली है। तो हर तरीके से क्या है इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। अब वो देख लिया भाई फिजिकली क्या इफेक्ट पड़ा, इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं। तो पूरा का पूरा इंटरप्रेट कर पाते हैं रियलिटी में, समझ में आने वाली बात, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो ये सेव करता है कि हम लोग कैसे स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड एनवायरमेंट। भाई पहली बात अपन लोगों को बताए, वी आर द इकोनॉमिक एनिमल, ठीक है। हम लोग क्या हैं, एक इकोनॉमिक एनिमल है। जब तक हमें किसी चीज से फायदा न मिले हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, इन्वायरमेंट का अपना ह्यूमन रिलेशन पर अगर कोई रिलेशनशिप ना होता तो हम लोग क्यों उसको स्टडी करते। कोई ऐसी चीज है दुनिया में जो अपन लोगों पे इम्पैक्ट नहीं कर रही हो, कि अपन लोगों से कोई मतलब नहीं हो, तो हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हो, है कि नहीं है। तो ऑब्वियस है हर चीज जो हम पे इम्पैक्ट कर रही है उसकी तो स्टडी करनी पड़ेगी। तो बस यही है कि हम लोग ये सेव दे पा रहा है पर्सपेक्टिव, किस तरीके से हम सोच पा रहे हैं इस चीज को, है कि नहीं है। साथ में ये क्या है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक वो सब्जेक्ट नुमा चीज हो गई, आप लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिया, भाई ये होता है। भाई ये आप लोगों को सोचने का तरीका बताता है कि कितने तरीके से आप सोच सकते हो, है कि नहीं। नॉर्मली कोई भी बोल देगा भाई यहाँ पर एक पानी है, मैंने बोल दिया कि भाई एक कोई इंसान है यहाँ से चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पर पानी में गिर गया, ठीक है। तो अब इसको देखने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका, सोचने का तरीका लोगों का अलग अलग होगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव रखेंगे इस चीज के ऊपर। कोई बोलेगा कि भाई ये तो अंधा है, ये देख ही नहीं सकता, गुस्से में बोलेगा। कोई बोलेगा अरे यार ये यहाँ पर ये ना जो गड्ढा है ना वो गलत है, ये गवर्नमेंट को गालियां देने लगेगा। कोई इसको गालियां देने लगेगा कि भाई इसको देख के चलना चाहिए। कोई बोलेगा कि भाई हो सकता है डिप्रेशन में हो। कोई बोलेगा अरे हो सकता है ये बड़ा खुश हो, इस चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया। या फिर कोई बोलेगा कि अरे यार ये तो नेचुरल चीज़ है, इसमें दिमाग नहीं लगाया। या फिर कोई हंसेगा उस चीज़ पे, या फिर कोई दुखी होगा। तो हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होगा उसको देखने का। तो बस वही चीज़ है कि ज्योग्राफी की स्टडी करने के लिए भी आप लोगों को लेंस लगाना पड़ेगा ना आंखों पे। तो बस वही चीज़ है कि आप किस लेंस से उस चीज़ को देख रहे हो, उस चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है। तो बस वही हो गया आप लोगों का पर्सपेक्टिव। तो वही पर्सपेक्टिव अपन लोगों को पढ़ने हैं, है कि नहीं है ना नॉर्मली। अब देखो इवोल्यूशन कैसे हुआ, ज्योग्राफिकल थॉट का इवोल्यूशन कैसे हुआ नॉर्मली। देखो ये मैं टाइमलाइन नॉर्मली आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा। तो भाई मेन तो अपनी 7 जो है स्टेजेस देखने को मिल रही है, जैसे मैंने लिख दिया। वैसे आप बोलोगे 7 होती है, बीच में कुछ नहीं होता, भाई होता है, भाई होता है। ये केवल मैंने क्या किया है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा थोड़ा समझा लिया है। भाई सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो आई थी डिटर्मिनिज्म की। क्या आई थी, डिटर्मिनिज्म की। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं यही तो आप लोगों को, यही तो मॉड्यूल है, यही तो समझना है। तो डिटर्मिनिज्म क्या होता है भाई,
नेचर कंट्रोल्स मैन। इन डिटर्मिनिज्म का मतलब हो गया कि जो नेचर है ना वो इंसान को कंट्रोल करता है। समझ में आया ना बाल? ये आप लोगों को दिमाग में रखना है कि डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है नेचर कंट्रोल्स मैन। जब मैं आप लोगों को एक एक से बताऊंगा तो और पता ही चल जाएगा नॉर्मली, लेकिन याद रखना सबसे पहले डिटर्मिनिज्म आया, लोग ये बोलते थे कि भाई नेचर कंट्रोल करता है मैन को। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों का सेटलमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग का सेटलमेंट कहाँ हुआ सबसे पहले, याद रखना कहाँ हुआ सबसे पहले, जहां पर आप लोगों को हरियाली थी, जहां बारिश ठीक से होती थी, आप लोगों का जो टेम्परेचर था वो इतना था कि ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल हो पाए, है कि नहीं? तो वहीं पर तो सेटलमेंट हो रहा है। इसका मतलब नेचर ही तो कंट्रोल कर रहा है मैन को। मान लो ड्रॉट आ गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन का याद है ना कि ड्रॉट का एक कंसेप्ट था कि ड्रॉट आ गई थी, तो मान लो ड्रॉट आ गई तो वहां से तो भाग जाएगा ना अपना। तो पूरा का पूरा मैन जो है कंट्रोल हो रहा है किसके द्वारा? नेचर के द्वारा। समझ में आई ना? दूसरा है पॉसिबिलिज्म। क्या है? पॉसिबिलिज्म। तो मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? पॉसिबिलिज्म का बात आ गया, कितनी पॉसिबिलिटीज है, मतलब जो मैन है, जो मैन है वही आप लोगों की पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करता है, ठीक है, वही आप लोगों की पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करता है। ये किसने, ये क्या हो गया? पॉसिबिलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है नियो डिटर्मिनिज्म। नियो का मतलब हो गया नया चीज, है कि नहीं? डिटर्मिनिज्म मैंने बताया नेचर कंट्रोल्स मैन, ठीक है, तो वही है, नेचर कंट्रोल तो कर रहा है मैन, लेकिन नियो नियो मतलब नया अप्रोच आ गया। ये नया अप्रोच कैसे? मतलब ये बैलेंस इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब नेचर भी मैन को कंट्रोल कर रहा है और मैन भी नेचर को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? अब ये दो आज प्रेजेंट सिनारियो को देख के तो आप लोग ऑब्वियस ही बात पता कर सकते हो, है कि नहीं? नॉर्मली मैंने लास्ट मॉड्यूल के अंदर लास्ट वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने अर्बन हीट आइलैंड के बारे में बताया था, ठीक है। अब क्या अर्बन हीट आइलैंड क्या नेचुरल है? नहीं है ना, मैन मेड है ना। तो मैन भी तो उसको पूरा कंट्रोल करना चालू कर दिया। आप लोगों का सीधी सीधी बात है, अर्बन हीट आइलैंड के कारण आप लोगों को क्या क्या चीजें प्रॉब्लम हो रही है, देखने को मिल रही है। नॉर्मली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किसके कारण हो रही है? मैन के कारण हो रही है। तो इसका मतलब वो भी आप लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये है नियो डिटर्मिनिज्म। फिर है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन बहुत ज्यादा फोकस करेंगे इसका। ये इसमें क्वांटिटेटिव का मतलब होता है आप लोग कैलकुलेट करो, डाटाज लेके आओ, दैट मीन्स साइंटिफिक मेथड्स लगाओ उसमें, तब आप लोगों का बनेगा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। इससे पहले क्या था भाई? आप लोग जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अपन लोग हिस्ट्री पढ़ लिया, अपन लोगों को पता कि ये आए थे, वो आए थे, इसके बाद ये हुआ था, वो हुआ था। ऐसे ही ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि भाई यहाँ पे मेरा हिमालय बना हुआ है, इस तरीके से हो गया, यहाँ पे हवा चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, ये पढ़ते रहते थे। मतलब उस पर हम ना कोई तुक मारते थे, ना कुछ मारते थे, साइंस की बात ही नहीं करते थे, कोई मॉडल्स नहीं बनाते थे, कोई इक्वेशंस नहीं बनाते थे। लेकिन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के अंदर क्या हो गया? साइंटिफिक मेथड हम लोगों ने लगाना चालू कर दी। नाउ नेक्स्ट है बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक। मतलब परसेप्शन देता है और एक्सपीरियंस देता है। भाई क्या बिहेवियरल है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस क्या चल रहे हैं आप लोगों के परसेप्शन ही तो देगा, और एक्सपीरियंस से क्या वो हो रहा है, तो वो इस तरीके के थॉट बन रहे हैं। नेक्स्ट इज रेडिकल एंड वेलफेयर। नाम से समझ में आ रहा होगा, रेडिकल एंड वेलफेयर अप्रोच, मतलब सोशल जस्टिस की बात कर रहा है और इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देख रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो वाली बात हो गई, उस नजरिए से देखेंगे अपन इस ज्योग्राफी को पूरा। फिर है पोस्ट मॉडर्न एंड फेमिनिस्ट। अब देखो फेमिनिस्ट तो अभी नॉर्मली अभी देखा जाए तो अभी की बात होने लगी है, जो मॉडर्न के बाद भी अब जो चीजें होने लगी है, भाई आई LGBT वाली आ गई, मतलब प्लूरलिज्म की बात हो गई, डाइवर्सिटी की बात हो गई, है कि नहीं है? कितना डाइवर्स हो सकता है। पहले बोल दिया कि नहीं भाई हम लोगों का हिमालय है, ये वाला रीजन इतना हो गया, या फिर मैंने बोल दिया सीधी सीधी बात है यहाँ पर नदी बह रही है, ये हो गया। लेकिन आज के टाइम पे अपन लोग लिंक कर रहे हैं, अपन लोग लिंक कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम लोगों का हो सकता है एक डेवलप कर ले, सिटी डेवलप कर ले, यहाँ पर डैम बना दे, फिर यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्क्रीट के जंगल बना दिए, या फिर यहाँ पे अपन लोगों ने बायोम्स बना दिए, या फिर ऑटोमेटिक बन रहे हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं। तो आप कितने ज्यादा डाइवर्सिटी सोच सकते हो, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी सोच सकते हो, वो आप लोग देख सकते हो। समझ में आए ना? तो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड वेलफेयर, पोस्ट मॉडर्न एंड फेमिनिस्ट। तो इस तरीके के अपन धीरे धीरे थॉट्स देखते जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज होते गए थे धीरे धीरे, ठीक है? समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अब ह्यूमन ज्योग्राफी से किस तरीके से लिंक है ये, है कि नहीं? पहली बात, लिंक कैसे करोगे ह्यूमन ज्योग्राफी से? भाई फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी करती क्या है भाई? स्टडी करती है नेचुरल प्रोसेस को, कि अपने आप किस तरीके से हो रहा है कि नहीं है? नॉर्मली नेचर जो है वो कैसे नदियां बना रहा है, कैसे कर रहा है, अपन लोगों का कुछ भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ह्यूमन का नहीं है, तो बस वही है। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, वो स्टडी है ह्यूमन डिसीजन और
बिहेवियर का, भाई ह्यूमन क्या कर रहा है, क्या डिसाइड कर रहा है, क्या बिहेवियर है उस चीज़ का, तो उसकी पूरी की पूरी स्टडी है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी क्या होती है, इंटरेक्शन बिटवीन बोथ, दोनों का इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी बोलते हैं। तो यही यही तो आप लोगों का लिंक हो रहा है ना। तो मतलब फ्रॉम डिस्क्राइबिंग द अर्थ टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑन अर्थ, मतलब हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, सोचो फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट किया, जब हम अर्थ को डिस्क्राइब कर रहे थे कि अर्थ हम लोग की ऐसी है, इस तरीके की है, और आज के टाइम पे हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑन अर्थ पर, ठीक है, कि किस तरीके से अपन अर्थ पर ह्यूमन का एक्सपीरियंस हो रहा है, समझ में आने वाली बात। तो एग्जाम, अब ये चीज़ हो गई अपन लोगों का। भाई एग्जामिनर को आप लोगों से क्या चाहिए कि हम लोग जो मॉड्यूल्स जो करने वाले हैं, जो हम लोग पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी करने वाले हैं, तो एग्जामिनर को क्या चाहिए भाई, पहली बात तो मिसकंसेप्शन काफ़ी होते हैं, लेकिन पहले ये समझो कि एग्जामिनर क्या चाहता है और आप लोग क्या गलती करते हो एग्जाम के अंदर। जो लोग नए हैं उन लोगों को तो अच्छी बात है, जो नए नए आ गए, लेकिन जो लोग रिपीटर्स हैं भाई, उनका रीजन यही है रिपीटर्स बनने का, वो लोग एग्जामिनर की डिमांड ही नहीं समझ पाते हैं। पहली बात, पहला उनकी एक्सपेक्टेशन होती है भाई एग्जामिनर को कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए, ना कि कोई भी आप लोग स्टोरी राइटिंग लिखना चालू कर दो। मान लो उनने बोल दिया कि भाई लिख के दिखाओ कि डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्या है, आप लोगों ने क्या किया, अरे भाई आपसे पूछा कि भाई मान लो आप लोगों को ये एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये रोड कैसे डलती है, आप लोगों ने बोला भाई वहां पर ठेकेदार के पास गए, ठेकेदार को पैसा दिया, ठेकेदार ने ये डाली, तो भाई वो चीज़ थोड़ी मांग रहा है, वो तो सीधा पूछ रहा है ना कि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी बताओ कि ये रोड कैसे डली। उसको मतलब थोड़ी ठेकेदार वेकेदार से या फिर जो भी है आप लोगों का, आप लोग स्टोरी राइटिंग थोड़ी लिखनी है। सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, वो अपन लोग करेंगे, मैं ही कराऊंगा आप लोगों को, नोट्स भी ऐसे बनाऊंगा कि आप लोगों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और आप इंटरलिंक कर पाए। दूसरी चीज, इंटीग्रेट करना है आप लोगों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। मान लो पढ़ा मैंने जो पहले मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ता था, मेरे को टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी पढ़ा था, उसमें क्या करते थे, नॉर्मली एक अप्रोच बता दिया, उसको लिख लिया और आप लोगों को बस याद हो गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर को ये थोड़ी चाहिए कि एक ही अप्रोच हो, अगर उसने कोई भी अप्रोच पूछा है तो आप लोगों को उससे इंटरलिंक करना तो आना चाहिए ना। जैसे जैसे आप लोग नॉर्मली मैंने बोल दिया नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म, तो कम से कम उसमें एक लाइन दूसरी चीज की भी तो लिख लो, इन्वायरमेंटलिज्म की लिख लो, ह्यूमनिज्म की लिख लो। तो इस तरीके से आप लोगों को इंटरलिंक तो होना चाहिए, या फिर ये पता तो होना चाहिए कि इंटरलिंक कैसे होगी ये चीज, कि इसमें ये कमी थी, इसमें वो ज्यादा थी। तो इस तरीके से मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, मैं आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एग्जामिनर मांग क्या रहा है। भाई आप लोगों को कीवर्ड्स यूज करके आने हैं वहाँ पे, जैसे डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, रेडिकलिज्म, है कि नहीं। तो इस तरीके की चीजें होंगी, आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत टफ टफ चीज है, नहीं है। जब आप धीरे धीरे करोगे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये टफ नहीं है। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड कंपैरेटिव एनालिसिस, बिल्कुल बैलेंस कंपैरेटिव एनालिसिस रहेगी कि आप लोगों को देखना है, जैसे डिटर्मिनिज्म का क्वेश्चन पूछा तो आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना है कि पॉसिबिलिज्म और रेडिकलिज्म में क्या कनेक्शन आ रहा है डिटर्मिनिज्म के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो एग्जामिनर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है, याद रखना, आप लोगों की मेमोरी नहीं देखता है, रटना नहीं है। ये मैं किसको बोल रहा हूँ, जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं वो लोग बोलेंगे अरे हम तो रट लेंगे, तो भाई रटना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है इस चीज को नॉर्मली। यही तो मिसकंसेप्शन होता है कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी है वो रटने वाली है, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग समझेंगे। भाई सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाख लेकर आ सकते हो, भाई सबसे बड़ी बात है आप लोग इसमें, समझ में आने वाली बात। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट, अब देखो सिलेबस देख लो कि क्या करने वाले हैं अपन लोग। सिलेबस में अगर मैं बात करूं, सिलेबस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा पार्ट बी के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, आप लोग देखोगे सिलेबस के अंदर, उसके अंदर यूनिट नंबर 5 है। मतलब देखा जाए तो पूरा आपको पता है कि पेपर नंबर 1 में 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में से 4 यूनिट ऊपर की और बाकी की नीचे, तो यूनिट नंबर 5 है। तो वो आप लोगों का क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट हो, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, ये यूनिट नंबर 6 हो गया, 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से। तो यूनिट नंबर 6 के अंदर पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन दिया हुआ है। तो देखो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या है आपका, एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डायटोमी एंड डुअलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन,
लोकेशनल एनालिसिस, रेड अब जो अप्रोचेस आ गए, रेडिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। अब साथ में इनमें लैंग्वेज लिखा है, रिलीजन लिखा है, सेकुलरिज्म लिखा है। अब ये भी इसी के अंदर है, वैसे ये भी इसी के अंदर है, बट मैंने क्या किया है, इसको अपने मॉड्यूल के अंदर नहीं शामिल किया, मॉड्यूल 6 में शामिल नहीं किया है। इसको मैंने एक दूसरे मॉड्यूल में शामिल किया, जब मैं आप लोगों को पॉपुलेशन ज्योग्राफी बताऊंगा, ठीक है। जब मैं आप लोगों को पॉपुलेशन ज्योग्राफी बताऊंगा और या फिर कल्चरल ज्योग्राफी बताऊंगा, आई एम पूरी सॉरी फॉर दैट, कल्चरल ज्योग्राफी और आप लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जैसे जैसे मॉड्यूल होंगे ना अपन उसमें शामिल करते चले जाएंगे। समझ में आई नहीं ये वाली बात नॉर्मली, है ना। तो मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि हम लोग कितना करेंगे पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में, सिर्फ इतना करेंगे। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, अब समझ में आया ना। अब इतने से ही आप लोगों को 30 मार्क्स गारंटी हो रहे हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट इज इसी के अंदर यूनिट नंबर 10 जब देखोगे तो मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो है ना, जिसके अंदर सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पोर्शन दिया हुआ है, इसको भी अपन लोग इसी के अंदर कवर करेंगे, अलग से नहीं देखेंगे, इसी के अंदर देख लेंगे। ये मैंने क्रॉस क्यों किया है भाई, ये अपन बाद में करेंगे मालथूसियन थ्योरी वगैरह, ठीक है। तो ये इतना अपन ये वाली चीज अपना सिलेबस के अंदर कवर करेंगे। समझ में आने वाली बात। तो देखो अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, तो अपन लोग मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डायटोमी एंड डुअलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, रेडिकल, बिहेवियरल, ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोच, लैंग्वेज, रिलीजन, सेकुलरिज्म वाली बात नहीं करेंगे, कल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं, ठीक है। और सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 10 के अंदर है, जिसके अंदर कंसेप्ट ऑफ टाइम ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आया है, ग्रेविटी मॉडल का भी आया है, पॉजिटिविज्म का भी आया है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का भी आया हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं है कि अलग नहीं है, तो ये आए हुए हैं, इसीलिए अपन इसमें कवर करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है भाई। सबसे पहली बात, आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी रखनी है मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए भाई, 3 स्टेप का अप्रोच रखना। क्या है? 3 स्टेप का अप्रोच रखना। पहला, अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को। भाई आप लोगों को लॉजिक देखना है, हर थ्योरी के अंदर क्या लॉजिक है मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिक है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग जब पढ़ना चालू करोगे तो आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है और सिमिलर मार्क्स अच्छी जगह से आएंगे, ठीक है। दूसरी बात है, थ्योरीज को लिंक करना सीखेंगे अपन लोग, कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करना है आपको आइडियाज को, किसके साथ, पेपर नंबर 2 के साथ, और इंडियन एग्जाम्पल्स देखते रहेंगे अपन साथ में। क्यों? पेपर नंबर 2 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि भाई पर्सपेक्टिव यूज करना है अपना, तो सब कम से कम उसको समझ में तो आएगा एग्जामिनर को कि भाई आप लोग ज्योग्राफर की तरह सोच रहे हो, आप लोग अपने लेंस बना के रखे हुए, आप लोगों ने कोई ना कोई पर्सपेक्टिव है आप लोगों का, ठीक है। प्रेजेंट स्मार्टली, भाई आप लोगों को डायग्राम यूज करना है, कीवर्ड्स यूज करना है, थिंकर्स तो जरूर लिखना है। आप लोगों को पता होगा मैंने 2 मॉड्यूल का नाम है, हमेशा थिंकर्स बताता हूँ, तो थिंकर्स आप लोगों को आंसर्स के अंदर जरूर लिख के आना है, ठीक है। डायग्राम के अंदर देखो, इसके अंदर डायग्राम ज्यादा वैसे तो होंगे नहीं, तो फ्लो चार्ट बनाना कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि नहीं, फ्लो चार्ट बनाओ नॉर्मली। तो कंसेप्ट प्लस कनेक्शन प्लस प्रेजेंटेशन, ये आप लोगों के हाई मार्क्स की गारंटी होंगे, 300 प्लस मैं बोल रहा हूँ अगर आप करोगे इस तरीके से। तो आप आंसर्स में कैसे यूज करोगे पर्सपेक्टिव को, भाई जैसे एग्जांपल ले लो, देखो एक, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो कैसे यूज करोगे भाई, डिटर्मिनिज्म का चीज कैसे यूज करोगे भाई, नेचर कंट्रोल्स मैन, फिर पॉसिबिलिज्म में मैन मॉडिफाई नेचर, फिर न्यू डिटर्मिनिज्म में म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड बैलेंस वाली चीज इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। अब ये बोलोगे अरे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, भाई मैंने पढ़ाया कहाँ है, आप लोगों को समझ में आएगा, है कि नहीं है। तो ये कम से कम मैं आप लोगों को इंटरलिंक करना बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप इंटरलिंक करोगे, दैट मीन्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो होंगे ना, आप लोगों का सिंपल आंसर बताएगा बिल्कुल मैच्योर एनालिसिस की तरह। मतलब अगर आप लोगों ने बोल दिया कि भाई मैन और एनवायरमेंट में रिलेशन बताओ, और अगर आपने लिखा है कि नेचर कंट्रोल्स मैन, तो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके की बात तो डिटर्मिनिज्म में बात की जाती है, तो कम से कम ये तो लाइन लिख सकते हो, इट इज द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, है ना। और अगर आपने बोल दिया कि नहीं यार म्यूचुअल इंटरेक्शन भी तो होता है, दैट मीन्स वो न्यू डिटर्मिनिज्म की बात कर रहा है। तो बस आप लोगों को यही चीज समझनी है, ठीक है, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। तो बस पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आप लोग बस अभी जो है आप लोगों को स्टार्टिंग में अभी क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तो पढ़ाने चालू करूंगा, आप लोगों को बस ये दिमाग में रखना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स है। एक है डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, बिहेवियरल ज्योग्राफी, रेडिकल ज्योग्राफी, न्यू डिटर्मिनिज्म, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन और पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न का कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स में बस ये रखना है
डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, बिहेवियरल ज्योग्राफी, रेडिकल ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, न्यू डिटर्मिनिज्म, है कि नहीं है नॉर्मली। और इन्वायरमेंटलिज्म भी तो भूल रहे हो, 1 मिनट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है, ह्यूमन अप्रोच वगैरह, ये अप्रोचेस वाली बात आ जाती है, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। तो और एक और दूसरी बात, आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है, ठीक है। एग्जाम के अंदर आप लोगों को कुछ पढ़ने के अंदर ही, जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर भी आप लोगों को अवॉइड करनी है। क्या अवॉइड करना है? पहली बात, ट्रीटिंग थ्योरीज लाइक स्टोरीज टू मेमोराइज। बिल्कुल आप थ्योरीज को जैसे याद करो, जैसे देखो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जब कोई टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं ना तो स्टोरीज चलाना चालू कर देते हैं कि भाई स्टोरीज पढ़ाना चालू कर देते हैं। वो बहुत अच्छी चीज होती है कि आप लोगों को स्टोरीज में बता रहे हैं, लेकिन आपके नोट्स जब तैयार होते हैं ना तो आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हो कि अरे सर ने तो इस तरीके की स्टोरीज बताई थी। तो आप लोग क्या करते हो, थ्योरीज को स्टोरीज की तरह याद कर लेते हो, बिल्कुल मेमोरीज कर लेते हो, लेकिन ऐसा आप लोगों को अवॉइड करना है, ठीक है। समझ में आने वाली बात। तो भाई स्टोरीज मैं भी बताऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन कम से कम उसको थ्योरीज की तरह ही ट्रीट करो, थ्योरीज को थ्योरीज की तरह ही ट्रीट करो। दैट मीन्स अगर थ्योरी सिर्फ 4 लाइन की है तो प्लीज उसको 4 लाइन में ही कंसाइज करके रखो, उसको 10 लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मिस्टेक है कि आप लोग थिंकर्स के नाम ही यूज नहीं करते हो, डेट्स के यूज ही नहीं करते हो। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि रटना नहीं है, आप लोग तो रटाने वाली बातें कर रहे हो थिंकर्स की। भाई क्यों रटाने वाली बातें कर रहे हो? आप लोग जब थ्योरीज पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को ये तो पता ही होगा ना कि ये किसने बोला है। आप अपनी मर्जी से तो बोलोगे नहीं, आपको अपने आंसर के अंदर, आपके आंसर के अंदर अगर उसको डेप्थ प्रोवाइड करनी है और आप लोग उसको थोड़ा सा हैवी बनाना चाहते हैं कि जिससे आप लोग सामने वालों को इम्पैक्ट अच्छा पड़े, तो आप लोगों को थिंकर्स का नाम और डेट्स तो मेंशन करके आनी चाहिए ना। नेक्स्ट इज नो कनेक्शन विथ इंडियन एग्जाम्पल। याद रखना ये तो पेपर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पेपर नंबर 1 के अंदर भी आप लोगों को इंडियन एग्जाम्पल लिख के आना है। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लोग ये अपनी हैबिट बना लो कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट ओनली ज्योग्राफी ऑप्शनल, आई एम टेलिंग अबाउट दी जनरल स्टडीज ऑल्सो, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूं कि हर जगह एक एग्जाम्पल दिमाग में रखो, हर टॉपिक के अंदर रखो, ठीक है। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग कंसेप्चुअल डायग्राम्स। भाई आप लोगों को कंसेप्चुअल डायग्राम हर टॉपिक के अंदर होना चाहिए। खासकर मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन ज्योग्राफी और स्पेशली पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों को डायग्राम्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां पर आप लोगों को कंसेप्चुअल डायग्राम बनाकर आने ही आने हैं, तो ये चीज भी दिमाग में रखना है। डिपेंडिंग ओनली ऑन स्टैटिक नोट्स विदाउट लिंकिंग कंसेप्ट। भाई नॉर्मली देखो अपने तो यूनिक है, अपना पूरा सिलेबस यूनिक है, अपन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उन लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब आप लोग अपने नोट्स पढ़ते हो तो आप लोग क्या करते हो, सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हो, लेकिन आप लिंक नहीं कर पाते हो कंसेप्ट के साथ, है कि नहीं है। तो कंसेप्ट के साथ आप लोगों को लिंक करना है और आप लोगों को ये पता करना है कि भाई हाँ मैं इस तरीके से कर लिया, मैं कहीं भी पढ़ता हूँ, मैं कहीं भी पढ़ता हूँ तो मैं इस तरीके से लिख कर आऊंगा। समझ में आने वाली बात, चाहे पेपर नंबर 1 हो चाहे पेपर नंबर 2 हो। और याद रखना इस सब चीज़ों को जनरल स्टडीज में यूज नहीं करना है। सामने वाले को नहीं पता चलना चाहिए कि आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, वहां पर जनरल स्टडीज की तरह लिख के आना है और यहाँ पर आप लोगों को एक ज्योग्राफर की तरह लिख के आना है। तो भाई याद रखना कि जो यूपीएससी जो है वो यूज कर रहा है आप लोगों का, आई एम सॉरी फॉर दैट, टेस्ट कर रहा है आप लोगों का कंसेप्चुअल डेप्थ, ना कि वॉल्यूम ऑफ नोट्स। वो ये नहीं देख रहा कि आप लोगों ने कितना ज्यादा लिखा है या फिर आप लोगों के पास नोट्स कितने हैं, वो सिर्फ आप लोगों की कंसेप्चुअल डेप्थ देख रहा है कि आप कितने वे में सोच सकते हो। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना। तो आप लोगों को ये सब चीजें अवॉइड करनी है। आप लोगों का होमवर्क क्या है आज? देखो होमवर्क आप लोगों का सीधा सीधा ये है कि सबसे पहले तो सिलेबस दिमाग में रखो, याद रखो सिलेबस, और प्लीज पीवाईक्यू के साथ लिंक करो, अपने पीवाईक्यूज निकालो। नहीं तो मैं तो लिखता ही हूँ हमेशा, मैं जब भी टॉपिक पढ़ाया है मैंने पीवाईक्यूज लिखे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे मेरी मेन क्या आएगी तो आप लोगों को पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो प्लीज पीवाईक्यू के साथ लिंक करो सबसे पहले। और नोट्स, आज के नोट्स तो लिखने की जरूरत नहीं है, कल से आप लोग क्या करोगे, नोट्स लेके आना, नोट्स लेके आना। और जब मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो जैसे ही मैंने कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को एक आंसर राइटिंग जरूर कर लेनी है। समझ में आने वाली बात, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोगों का कल मॉड्यूल 6 में टॉपिक नंबर 1 अपन लोग स्टार्ट करेंगे। याद रखना वही अपना एक ही रूल है, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन
नहीं होगी। हाँ, देखो आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी में देखा होगा कि मैंने जितना पढ़ाया जितना जरूरी था। अब आप देखोगे कि मैंने बहुत ज़्यादा छुड़वाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम, अच्छा खासा छुड़वाऊंगा, जितनी जरूरी होगी वो अपन उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कई लोग कुछ लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हिस्ट्री से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, लेकिन मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करूंगा। जितना पूछा जाता है, जो हम लोगों का चल रहा है अभी, जो भी ट्रेंड चल रहा है वो अपन उस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तो मैंने इस वाले मॉडल में तो की नहीं है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग मेरा जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी का पूरा मॉड्यूल फॉलो कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।